So hello everyone, welcome back to our new YouTube channel. Today we will discuss about a chapter of chemistry, that is chapter 16, chemistry in everyday life. ये चैप्टर बहुत सारे टीचर्स स्किप भी कर देते हैं, सोचते हैं कि ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैप्टर बोर्ड एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास तो दिया नहीं है, ओके. सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं ड्रग्स. तो सबसे पहले समझते हैं ड्रग्स होता क्या है. तो ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिकुलर मासेस around 100 to 500 U. Use the unit here, AMU, atomic mass unit. These interact with macromolecular targets to produce a biological response. When the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines and used in diagnosis. Okay. तो मीन्स यहाँ पर हम बस इतना समझते हैं कि ड्रग्स जो है 100 से 500 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स से के स्मॉलर सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट जैसे कि प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स उनके साथ ना बिल्कुल मिलते हैं और फिर कुछ रिस्पॉन्स देते हैं. वो रिस्पॉन्स किसी भी तरह का हो सकता है. थेराप्यूटिक मतलब किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर अलग अलग टाइप का भी हो सकता है. अगर किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए होता है वो चीज़ थेराप्यूटिक यूज़ में आता है, दैट इज़ नोन एज मेडिसिन. एंड द यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज़ नोन एज कीमोथेरेपी. यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा गया है कि केमिकल्स का यूज़, ड्रग्स का यूज़ थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए, किसी भी डिजीज़ के इलाज के लिए, वो क्या है, कीमोथेरेपी है. ओके. So, drugs are basically classified on four types. The first one is on the basis of pharmacological effect, on the basis of drug action. The third one is on the basis of this its chemical structure, and fourth one is on the basis of molecular targets. So let's start each one by one. तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स जो डॉक्टर होते हैं वो एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. प्रिस्क्रिप्शन में मीन्स क्या कह सकते हैं कि टिपिकल टाइप्स ऑफ ड्रग्स या फिर टिपिकल टाइप ऑफ मेडिसिन देते हैं किसी एक प्रॉब्लम के लिए. जैसे आपको पेट में दर्द है तो वो आपको बस पेट दर्द की दवा देंगे, सर दर्द की दवा नहीं देंगे. ठीक है. मतलब उस हिसाब से कहते हैं कि ड्रग्स जो अवेलेबल होते हैं किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें कि एनाल्जेसिक्स क्या होता है, पेन किलिंग इफेक्ट होता है उसमें. एंटीसेप्टिक क्या करता है, या तो मारता है या तो फिर स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. जैसे आपको चोट लगेगी तो आप एंटीसेप्टिक लगाओगे, है ना. एनाल्जेसिक्स पेन किलर होता है ना. तो मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से यही कहना है कि मतलब एक अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टाइप के ड्रग्स को फार्माकोलॉजी के लिए डिस्क्राइब किया गया, मतलब बांटा गया. ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स कोई ड्रग जाकर कहाँ पर काम करेगा. ठीक है. मतलब ड्रग का टारगेट क्या होगा कि जैसे हिस्टामाइन होता है. हिस्टामाइन जो होता है ना, जैसे कि आपके बॉडी में मधुमक्खी काट ली, हनी भी काट ली, तो फिर आपका बॉडी में ना बहुत लोग उससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्यूनिटी उनकी कम होती है, तो फिर वहाँ पर उनका सूजन हो जाता है. और फिर सूजन वहाँ पर ही नहीं होता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है एंड वहाँ पर लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हिस्टामाइंस का रिलीज़ होने लगता है. तो फिर जैसे कि उनका सूजन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है. ओके. जैसे बहुत लोगों को होता है कि मतलब ट्रैवलिंग से होता है कि जैसे पॉलन ग्रेन्स चला गया, डस्ट चला गया, तो फिर उनको मतलब बॉडी में हिस्टामाइंस का रिलीज होने लगता है और कोल्ड हो जाएगा उनको. तो फिर उस टाइम पे ना उनको एंटी हिस्टामाइन दिया जाता है ताकि वो जा कर के क्या करें, उन हिस्टामाइंस के जो एक्शंस है उनको रोक सके. ठीक है. कि मतलब जो एक्सेस हिस्टामाइंस का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इम्यून सिस्टम से उनको रोका जा सके. तो मतलब बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन की किस जगह पर जाकर वो ड्रग काम करेगा, दैट इज नोन एज दैट. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब होता है ना, जैसे सल्फोनामाइड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. मीन किस टाइप का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से होता है. इसमें देखिए आप एलिटेम और भी बहुत तरह के केमिकल्स हैं. ठीक है. तो ये सब आप फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट से पूछिएगा तो बहुत ही दर्दनाक होता है ये सब. आसान नहीं है आप लोग को समझना. ठीक है. आते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स. मीन्स किस जगह पे जाके इंटरेक्ट करता है. जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कहाँ पर वो जाकर अटैक कर मतलब बॉन्ड बनाएगा. जैसे ड्रग्स कहाँ कहाँ पर बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. मीन्स ये सब भी केमिकल केमिस्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ना, मेडिसिन के लिए कि कहाँ पर जा कर के कौन सा टारगेट उसको एक्ट करना है. ओके. These are called target molecules or drug targets. Drug possessing some common structural features may have the some mechanism of action on targets. The classification based on molecular targets is the most useful classification for medicinal chemists. Okay, clear है.
मेडिसिनल केमिस्ट, ओके बताया था मैंने आपको। अब आते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। कोई भी ड्रग किसी भी टारगेट से मतलब टारगेट क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ पर क्या होता है, वैसे ज़्यादातर जो होता है ना बॉडी में हमारे एंजाइम्स के साथ वो जाकर एंजाइम्स को टारगेट बनाता है। तो हमारे बॉडी में मतलब अलग अलग जगह पर तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो वो बता हमारे बॉडी में रिसेप्टर का काम करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या करता है, उन पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाता है। प्रोटीन्स रिसेप्टर होते हैं, बताया था मैंने आपको भी। न्यूक्लिक एसिड में कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सेल्स की। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन के, मतलब वहाँ पर जाता है तो फिर फील होता है हमको। तो ड्रग क्या करेगा ना कि जैसे आपको चोट लग गई, ठीक है, आपने एनाल्जेसिक खाई, तो वहाँ पर जो चोट लगी तो वहाँ पर का जो प्रोटीन है वो इन्फॉर्मेशन तो पहुँचा रहा है, बट ड्रग जा कर के उस प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर जाएगा और उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देगा। तो आपको वहाँ पर से कोई मैसेज नहीं जाएगा और आपको धीरे धीरे वहाँ पर से दर्द महसूस ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको देखें एनाल्जेसिक्स ऑपरेशन से पहले दिया जाता है ना, दैट आर नोन एज दैट। अब देखिए एंजाइम ड्रग के टारगेट एंजाइम्स कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज़ टू होल्ड अ सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइम का फंक्शन क्या है कि वो एक किसी सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। और कहाँ होल्ड करता है, अपनी एक्टिव साइट में। देखिए आगे आपको दिखेगा दैट इज़ एन एंजाइम एंड दिस इज़ एन एक्टिव साइट ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। तो जो है ना वो ड्रग्स सबस्ट्रेट जा कर के वहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, फिर मैसेज सिग्नल का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट को कंपटीशन करके सबस्ट्रेट नहीं लगने देगा, फिर जा करके वहाँ पर एक ड्रग बैठ जाएगा। तो फिर वहाँ पर आपको वो जो अपना काम होता है उसको एंजाइम को नहीं करने देगा। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत तरह के एक्टिव साइट से वो बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवॉल और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबस्ट्रेट जो है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है, वैंडरवॉल्स इंटरेक्शन भी बना सकता है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बना सकता है। ओके। तो दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम का, कि जो फंक्शनल ग्रुप्स है जो सबस्ट्रेट को हटा करके कोई आ जाएगा, समझ रहे, वो ड्रग आता है, ठीक है। तो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन क्या होता है, जब अब देखिए सबस्ट्रेट जो था वो जा करके यहाँ पर बॉन्ड बनाने वाला, आई मीन इसके साथ एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाने वाला था। पर ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, ये जा कर के बैठ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पर एक्टिव साइट में जा कर के बैठ जाएंगे और ये क्या करेंगे, एंजाइम को अपना नॉर्मल फंक्शनिंग्स करने से रोक देंगे, ठीक है। तो मतलब दीज आर नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दीज ड्रग्स जो कॉम्पीट करते हैं किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट में बैठने के लिए, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे देखिए सेकेंड केस क्या होता है कि कोई भी एंजाइम अपने एक्टिव साइट में रहता है तो एक पीछे में एलोस्टेरिक साइट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेगा, एक इनहिबिटर जा कर के वहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इनहिबिटर के बैठने से क्या होगा, इनहिबिटर अंदर कुछ ऐसा रिएक्शन कर देगा कि उसका जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट किसी भी दूसरे ड्रग से या फिर सबस्ट्रेट से बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, इनहिबिट कर देता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव ड्रग मॉलिक्यूल्स या फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर के अपना एक्शन नहीं दिखा सकता। दीज आर नोन एज इनहिबिटर, ठीक है। कि जैसे आप एग्जांपल ले लो, इनहिबिटर क्या हो सकता है कि आप एक एंजाइम हो, ठीक है। आपको चाहिए किसी भी नीट का एग्ज़ाम में आपको जैसे टॉप करना है, ठीक है। तो आपका दोस्त हो गया क्या, इनहिबिटर। क्या वो बोला क्या ही करेगा पढ़ के, तो फिर वो आपके साथ आया और फिर आप भी उनके रंग में रंग हुए, तो फिर क्या हुआ, लास्ट में वो नीट का एग्ज़ाम भी आपके पास नहीं आया, ठीक है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसको कि इनहिबिटर क्या करता है, हमारे ड्रग के एंजाइम को मतलब बॉन्ड नहीं बनाने देता है, ठीक है। इनहिबिटर आकर के एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाता है। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड,
रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। रिसेप्टर्स बताया था मैंने, प्रोटीन होता है। देखिए ये तो एक बड़ा सा सेल है, मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, देखिए ये जो बिल्कुल छोटा सा एरिया है ना, उसको जूम करके दिखाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो रिसेप्टर प्रोटीन, आई मीन छोटा सा एरिया को यहाँ पर जूम करके दिखाया है। तो फिर ये देखिए यहाँ पर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, यही तो था एक्टिव साइट। यहाँ पर आकर के कोई ड्रग बैठ जाएगा, ओके। यहाँ पर आकर के कोई भी ड्रग बैठ जाएगा, ये जो ड्रग है आकर के यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। यही होता है इसमें, एक्टिव साइट ये होता है किसी भी सेल के अंदर का। मतलब अच्छे से एक स्ट्रक्चर दिखाया, वो तो लॉक एंड की मेथड था लास्ट वाला, ओके। तो नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो ये जो देखिए केमिकल मैसेंजर होते हैं, रिसेप्टर है ना, केमिकल मैसेंजर को ये सब मैंने पहले बता दिया कि ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज करता है सेल से कहाँ पर, अंदर तक पहुँचाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, अंदर तक, ओके। देखिए यहाँ पर दिखाया है कि केमिकल मैसेंजर ड्रग है ना, बाइंडिंग साइट ये है, और फिर जा कर के बाइंड किया, उसको कुछ मैसेज दिया, फिर जो देना था, और फिर हट गया वापस से, ठीक है। देखिए मैसेज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ना। रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, शेप ऑफ द रिसीवर चेंज्ड आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर, रिसेप्टर रीगेन्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ द केमिकल मैसेंजर, ओके। जैसे एनाल्जेसिक कैसे काम करता है, ड्रग आपके बॉडी में आया, ठीक है, ड्रग आपके बॉडी में आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के बाइंड कर गया, ओके। फिर बाइंड कर गया तो कुछ देर तो आपको बिल्कुल पेन महसूस नहीं हो रहा है, कुछ करो कुछ फील नहीं होता है ना। फिर आफ्टर सम टाइम जब ये ड्रग यहाँ से हट गया, ओके, बाइंडिंग साइट से वापस निकल गया मैसेज देने के बाद, तब क्या होता है कि फिर से वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाता है, और आपको फिर से वो जो एंजाइम है या प्रोटीन है नॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल टाइप का कुछ शो करने लगता है, ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगता है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स। दीज रिसेप्टर्स शो सेलेक्टिवली फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट्स हैव डिफरेंट शेप्स, स्ट्रक्चर एंड अमाइनो एसिड कंपोजिशन। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन्स का मोनोमर है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि कितने तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे ये देखिए, अमाइनो एसिड एक बना देते हैं हम, ये लीनियर चेन अरेंजमेंट होता है, ओके, कि हर एक अमाइनो एसिड जुड़ा रहता है एक दूसरे से, लीनियर मोनोमर, इसको कह सकते हैं हम 1 डिग्री, ओके। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड देन 2 डिग्री आप देखे होंगे, ओके। उसमें क्या होता है कि इसी तरह का जो हो है बिल्कुल ढेर सारे घूमे रहते हैं, ओके, है ना। दिस इज़ नोन एज अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं कि अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस वन। नाउ अब आते हैं एक बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ढेर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे को आकर क्रॉस करते हैं, इसको कहते हैं 2 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप, एक 3 डिग्री भी होता है। 3 डिग्री कैसे होगा कि जैसे, मतलब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो किसी तरह का प्रोटीन जो हमारे बॉडी में है ऐसे ऐसे कर्व बना करके इसी तरह पाया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और फिर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या फिर ड्रग मॉलिक्यूल जाकर इसी से इंटरेक्ट करता है, ओके। ड्रग्स, अब देखिए एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट क्या होता है। ड्रग्स जो कि रिसेप्टर साइट से बॉन्ड करता है, ठीक है, रिसेप्टर साइट से बंधता है, और उस इन रिसेप्टर का या एंजाइम का या फिर कोई भी ड्रग टारगेट हो, ठीक है, ड्रग टारगेट हो, उसका नेचुरल फंक्शनिंग को इनहिबिट करता है। जैसे इन एनाल्जेसिक्स है ना, मतलब आपको पेन नहीं फील होगा, मतलब एनाल्जेसिक्स में क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं, मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, ओके। दीज आर नोन एज एंटागोनिस्ट एंड अनदर टाइप इज एगोनिस्ट। जैसे कि
उन ड्रग्स को जो कि क्या करता है, किसी भी एंजाइम का या फिर प्रोटीन का कहा जा रहा है ना कि नेचुरल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, मतलब ठीक से वो काम नहीं कर रहा। जैसे लेप्रोसी के केस में, या फिर अलग टाइप के डिजीज़ होते हैं जिसमें कि फील नहीं आ पाता है टच करने पे, या फिर कुछ भी पेन वेन का फील नहीं होता, बहुत तरह के डिजीज़ होते हैं। तो उसको नॉर्मल फंक्शनिंग कराने के लिए जो ड्रग दिया जाता है, दैट आर नोन एज एगोनिस्ट। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ओके, ड्रग्स जो है रिसेप्टर साइट से बाइंड करते हैं और उसके नेचुरल फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। ओके, एंड सेकेंड टाइप इज क्या, उसके नेचुरल मैसेंजर को ऑन करते हैं, ठीक है, मतलब उसका ढंग से काम नहीं कर रहा है उसको ऑन करते हैं, दैट इज नोन एज एगोनिस्ट। दे आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स, मतलब ये यूजफुल कब होते हैं, जब वहाँ पर नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स की कमी हो जाती है। ओके, थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, मतलब मेडिसिनल यूज़ में या फिर किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में ड्रग्स का क्या क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज से। फर्स्ट वन इज़ एंटासिड्स। एंटासिड्स जैसे कि होता है कि आपके पेट में ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, या फिर ज़्यादा पेप्सिन एसिड ही होता है ना, स्टमक में आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, तब हम लोग उस वक्त इनो खाते हैं, है ना, इनो एंटासिड्स कहलाता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कोई मिक्सचर होता है एल्युमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो वो क्या करता है ना कि वो जा कर के स्टोमक में एल्कलाइन मीडियम को ट्रिगर करता है, मतलब एल्कलाइन बना देता है, और फिर क्या बेसिसिटी बढ़ाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। और इसमें एक केस देखिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या करता है, हमारे स्टमक में जाता है, बट वो खतरनाक है, क्यों, क्योंकि वो अल्का मतलब हमारे पेट में जो एसिड होता है उसको मतलब न्यूट्रल तो करता है, बट न्यूट्रल से भी ज़्यादा उसको अल्कलाइन बना देता है, और जिस वजह से क्या होता है, हमारे पेट में और ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इस वजह से कहा गया है कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स उस ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंटासिड है। ओके, क्योंकि वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो एसिड का सिक्रीशन है उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, मतलब उसको बेसिसिटी तक नहीं बढ़ा देता है, बस एसिड को रहता है तो फिर उसको न्यूट्रल लेवल तक ही लाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, पीएच लेवल उसको न्यूट्रल तक रहने देता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है, इससे ये कह सकते हैं कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खा रहे हैं एसिडिटी के केस में, तो फिर ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है वहाँ पर एसिड का। बट अगर हम वहाँ पर एक एंटी हिस्टामाइन का यूज़ कर लें, ठीक है, तो वो क्या करता है कि एंटी हिस्टामाइन तो आपके जो वहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है उसी को रोकेगा। ये क्या करेगा कि बस पेट में एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, उसके बाद तो एसिड का सिक्रीशन और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इस पेट को तो मैनेज करना है ना, एसिडिक पीएच बनाए रखना है ना। तो फिर हमारे जो ये स्टमक में ये सब एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, अगर इसको जल्दी से हम ट्रीटमेंट नहीं किए तो फिर वहाँ पर एडवांस स्टेजेस में क्या हो सकता है, अल्सर्स हो सकता है। इसका फुल नेम है पेप्टिक अल्सर, ओके, जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, और इसका सिर्फ एक इकलौता ट्रीटमेंट है कि उसका जहाँ पर हुआ है आपको पेप्टिक अल्सर, उस स्टमक के एरिया को रिमूव करना, इंटेस्टाइन को रिमूव करना, बस यही एक ट्रीटमेंट है उसका अभी तक। और कहा देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं मतलब मेडिसिन्स के, जैसे क्या, हिस्टामाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके, कि सिमेटिडाइन, रैनिटिडाइन, ये सब का यूज़ करेंगे। हिस्टामाइन का यूज़ करेंगे तो उसको सिक्रीशन को ही रोक देता है, मतलब ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन वो होने ही नहीं देगा हिस्टामाइन अगर लेंगे तो। इनो भी उसी टाइप का ही है, ठीक है। सिमेटिडाइन, रैनिटिडाइन, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आपको याद होने चाहिए। कि कोई पूछेगा आपसे कि एंटासिड्स बताओ कौन कौन से, तो आप बोलोगे क्या, सिमेटिडाइन, रैनिटिडाइन, ठीक है, या फिर अगर मेडिकल का नेम ही पूछ दे तो आप बोल देना इनो, बहुत सारे, है ना। हिस्टामाइंस क्या होता है, हिस्टामाइंस एक पोटेंट वैसोडिलेटर है, मतलब बहुत तरह के फंक्शंस कराता है, हमारे स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करने का भी काम यही इसी का है। ब्रोंकी और गट में बहुत सारे अदर मसल्स में भी इनका हिस्टामाइंस की हेल्पफुल है, मतलब हिस्टामाइंस ही कराता है। और हिस्टामाइंस ही रिस्पॉन्सिबल है नेसल कॉन्जेशन, मतलब जो नाक जाम हो जाता है, या फिर कॉमन कोल्ड से, या फिर कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है पॉलन से, डस्ट से, या फिर अलग अलग टाइप के एलर्जीज होते हैं, तो डेट देयर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टामाइन। तो उसी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटी हिस्टामाइन, ताकि उसका सिक्रीशन कम हो जाए। ओके, देखिए कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं
क्या है, ब्रोमफेनिर अमीन, टेफर्नडाइन, सेल्डेन, ओके, ये सब क्या है, एंटीहिस्टामाइंस है, ठीक है। नाउ ये क्या करते हैं, उसके नेचुरल एक्शन को इंटरफेयर करके इनहिबिट कर देते कि ज़्यादा रिलीज ना हो, ओके। इसमें एक कह सकते हैं, आप लोग सुने होंगे कि आप लोग दुकान में जाते होंगे, सिट्रिजिन, सिट्रिजिन का नाम सुने होंगे, हाँ, कि जैसे एंटी एलर्जिक होता है, एंड हिस्टामाइंस के सिक्रीशन को वो रोकता है, ठीक है। एक और आप सुने होंगे कि एविल की गोली, ये बहुत घर में भी बोला जाता है कि एविल की गोली यूज़ करना चाहिए। सिट्रिजिन भी एंटी हिस्टामाइंस में ही आता है, ओके। एंटी एलर्जिक मतलब हिस्टामाइंस को सिक्रीशन को रोकता है, इस वजह से वो जल्दी से जल्दी ठीक होती है। यहाँ पर देखिए उन एंटी हिस्टामाइंस के स्ट्रक्चर दिए गए, जैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ व्हेन वी गो फर्दर टू द ट्रैंक्विलाइजर्स, तो ट्रैंक्विलाइजर्स और अनाल्जेसिक्स दोनों एक ही है। वो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है, मीन्स ये आपके नर्व टू नर्व रिसेप्टर मैकेनिज्म जो होता है, नर्व टू नर्व ट्रांसफ़र मैसेज को होता है जो, उसको इनहिबिट करते हैं एनाल्जेसिक्स। तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं अगर आपको सही ढंग से यूज़ किया जाए तो, ठीक है। कि जैसे एंटी डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन भी हुआ या फिर स्ट्रेस हुआ या फिर किसी चीज़ का एक्साइटमेंट हुआ, तो फिर क्या होता है कि आप इन ट्रैंक्विलाइजर्स को लेते हो ताकि आप फील महसूस अच्छा फील कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपके बॉडी में ज़्यादा नोर एड्रेनलिन का सिक्रीशन होने लगा, तो फिर वो क्या करता है, आपके मूड चेंजेस में मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फिर ये उसको सप्रेस करता है, ठीक है। कि किसी भी तरह से अगर नॉरएड्रेनलिन का लेवल लो हो गया तो फिर क्या होता है, वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, और ज़्यादा हाई हो गया तो वो क्या एक्साइटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी इसी में आता है। तो वो क्या करता है, बस ट्रैंक्विलाइजर्स ये करता है कि नर्व टू नर्व मैसेज ट्रांसफ़र को, मतलब थोड़ा सा मैसेज सिग्नल को सप्रेस करता है, ओके। इसमें कुछ देखिए मेडिसिन के नाम है जो ट्रैंक्विलाइजर्स के, और इम्पॉर्टेंट है ट्रैंक्विलाइजर्स के मेडिसिन के नाम, व्हाट इज़ इप्रोनियाजेड और फेनल्जाइम, दो ड्रग्स हैं। और देखिए कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स का नाम क्या है, क्लोरडाइएज़ोपॉक्साइड, मेब्रोबैमेट, है ना। यहाँ पर तो आप पूरे डॉक्टर ही बन जाओगे। इक्वानिल भी है, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है क्या, इक्वानिल, है ना। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, डेरिवेटिव्स ऑफ मतलब बारबिटूरिक एसिड, है ना, उसी में आता है। बारबिटूरिक एसिड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बारबिटूरिक एसिड भी उसी में आता है। बारबिटूरिक एसिड से देखिए 3 टाइप्स दिया गया, वैलियम, सेरोटोनिन, है ना, मतलब ये सब भी आता है उसमें। और एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स क्या होता है कि आपके पेन किलर्स का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि आपको अनकॉन्शियस कर देता है, या फिर हमारे कुछ एरियाज़ में वो बिल्कुल पैरालिसिस का भी ट्रीटमेंट, मतलब पैरालाइज भी कर सकता है अगर हम एनाल्जेसिस का यूज़ करें तो। देखिए बिल्कुल एबॉलिश पेन, पेन किलर कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये देखिए एनाल्जेसिक्स 2 तरह के होते हैं। पहले कौन होते हैं, नारकोटिक, ठीक है, मतलब जिनसे मतलब आदत लग सकती है जिनकी। और दूसरे कौन होते हैं, नॉन नारकोटिक, ठीक है। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो नॉन नारकोटिक पहले देखते हैं। तो जैसे आप बुखार हो गया तो आप एस्पिरिन लेते हो, है ना, जैसे कि मतलब सॉरी एस्पिरिन नहीं लेते हो, जैसे आपको बुखार हो गया तो एंटीपायरेटिक लेते हो, ठीक है। तो फिर जैसे कि रुको यार, ओके, 2147, ठीक है। नॉन नारकोटिक क्या होता है कि जैसे आपको पैरासीटामॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया। पैरासीटामॉल कब लेते हो कि जैसे आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर उसको कम करना है, तो कौन करेगा, पैरासीटामॉल। अगर आपके बॉडी का मतलब कोई भी पार्ट का क्या इन्फ्लामेशन हो गया, क्यों इन्फ्लामेशन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, तो फिर वो उस टिश्यू के इन्फ्लामेशन को रोकता है, ठीक है, और पेन कम करता है, दैट इज़ नोन एज एस्पिरिन, ठीक है। वो ड्रग क्या होता है, इफेक्टिव होता है स्केलेटल पेन में। एस्पिरिन की बात हो रही है जो कि अर्थराइटिस से उठता है। और ये ड्रग्स के बहुत सारे इफेक्ट्स जैसे रिड्यूसिंग फीवर, देखिए फीवर रिड्यूस कौन करता है, एंटीपायरेटिक, ठीक है। और एंटीपायरेटिक जैसे एस्पिरिन होता है, वो उसमें एक फ़ीचर होता है कि वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, तो इस वजह से ये बहुत हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जिनको हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट में ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। एंटीपायरेटिक में एस्पिरिन एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, तो नारकोटिक में आ सकता है हमारा वही मॉर्फिन,
ओपियम, चरस, गांजा, ठीक है। मतलब अगर इसको हम ज़्यादा डोज में लें तो फिर पॉइजनस भी हो सकता है और लास्ट में हम डेथ भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे, मतलब इनकी हमें आदत लग जाती है। आदत लग जाती है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा देने लगते हैं। कुछ लोग इनको यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी, कि बेहोश करना है ऑपरेशन के टाइम पे तब भी यूज़ होता है, या फिर किसी दर्द से रिलीफ पाने के लिए भी यूज़ होता है। बट इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इससे स्लीप आ जाता है लास्ट में, ठीक है, स्लीप। ये एनाल्जेसिक्स यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर। टर्मिनल कैंसर में तो मतलब यूज़ होता ही है, यहाँ पर तो हम इसको यूज़ करेंगे ही, क्योंकि ये बिल्कुल पेशेंट को स्लीप कर देता है और उनको कुछ फील नहीं होता। कार्डियक पेन मतलब चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी कभी कभी ये एनाल्जेसिक्स का चाइल्ड की डिलीवरी के टाइम पे भी यूज़ हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर 3 के फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर बताए गए, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, एक ओपियम होता है। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू एंटी माइक्रोबियल्स, तो वो डिजीज़ेज़ जो कि बैक्टीरियाज, मतलब एंटी माइक्रोबियल्स बस यही है कि जो बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई और अलग पैथोजन के, वो क्या करता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है, या तो फिर उसके डेवलपमेंट को, कि वो और ना बढ़े, उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसके 2 काम ही होते हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होता है, साइडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, साइडल। और अगर उसको मतलब बस स्टॉप कर देगा तो वो होता है स्टैटिक। ओके, ये 2 तरह का होता है। पहला क्या दिखाता है, एंड साइडल, कि बिल्कुल ये उसे किल कर देगा, और दूसरा होता है क्या, स्टैटिक। ओके, तो देखिए, बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो फिर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होता है, फंगी का एंटी फंगल, वायरस का एंटी वायरल, पैरासाइट्स का एंटी पैरासाइटिक, और कुछ पैथोजेंस का एंटी पैथोजेनिक ड्रग्स। ओके, पहले देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स क्या हो, एंटीबायोटिक्स होता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इन हमारे वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलियम नोटाटम, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स वही होती है कि बैक्टीरियाज के प्रोडक्शन को या फिर इन्फेक्शन को या तो किल कर देती है, बिल्कुल हटा देती है, या तो फिर उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए हानिकारक है, उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है। तो उस वक्त 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, नाम है उनका पॉल एनरिच। तो उस वक्त एक डिजीज़ चलती थी, नाम है उसका सिफिलिस, ठीक है। तो उन्होंने उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मतलब लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके उसका ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने एक मेडिसिन बनाया था जिसका नाम था आर्सफेनामाइन, और उस मेडिसिन को जाना जाता है क्या, सल्वर्सन के नाम पे। तो उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये सब आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं बैक्टीरीसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, जो मैंने आपको पहले बताया था। साइडल क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को बिल्कुल किल कर देते हैं, ठीक है, उनके। और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया, एंटी माइक्रोबायोटिक्स हैव आइदर साइडल किलिंग इफेक्ट्स और स्टैटिक इनहिबिटरी इफेक्ट्स, है ना। तो देखिए जैसे बैक्टीरियोसाइडल में कौन कौन आता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटाटम इसका फुल नेम है, ऑफ्लोक्सैलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये सब आता है किसमें, बैक्टीरियोसाइडल में। और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या आता है, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, क्लोरामफेनिकॉल। आप क्लोरामफेनिकॉल का नाम सुने हो, ये सब कोरोना वायरस के भी डिजीज़, कोरोना कोविड जो चल रहा है, मतलब उसमें भी इस दवा का यूज़ है। और क्लोरामफेनिकोल आपको मलेरिया के भी यूज़, मलेरिया डिजीज़ में भी यूज़ होता है। और जो बैक्टीरियाज हैं या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको 2 स्पेक्ट्रम में बांटा गया है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स को। तो फिर पहला है स्पेक्ट्रम, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, कह सकते हैं कि कितने बैक्टीरियाज को वो किल कर सकता है, ठीक है। तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बांटा गया और नैरो स्पेक्ट्रम में बांटा गया। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आते हैं, कि जो एंटीबायोटिक्स कुछ मतलब सिर्फ एक ही नहीं, कुछ ज़्यादा डिजीज़ के लिए प्रभावित हो, तो उनको आता है किसमें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। जैसे आपको क्लोरामफेनिकोल मैंने बताया था, मलेरिया में भी यूज़ होता है,
वो आपको कोविड के डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, ठीक है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। और नैरो स्पेक्ट्रम में क्या आता है, बस एक ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ में काम करता है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो देखिए, जैसे देखिए पेनिसिलिन जी, ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, बस किस पे काम करेगा, पेनिसिलियम नोटाटम, है ना, बस पेनिसिलिन बैक्टीरियस पे काम करेगा ये, ठीक है। एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ये सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से पेनिसिलिन को याद करने की जरूरत नहीं है। दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब एक से ज़्यादा बैक्टीरियाज पे प्रभावित है। और मतलब कि एलर्जी है पेनिसिलिन के बिफोर इट इज़ एडमिनिस्टर्ड, ओके, इन इंडिया पेनिसिलिन मैन्युफैक्चर्ड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन, ये सब कुछ ज़्यादा नॉलेज दिया गया। क्लोरमफेनिकोल 1947 में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। मतलब ये क्या करता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वहाँ पर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और देखिए, इसको किस किस केस में दिया जाता है, टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, या फिर किसी भी तरह का यूरिनरी इन्फेक्शन हो उसमें दिया जाता है। मेनिंगाइटिस, मेनिंगाइटिस मतलब स्वेलिंग हो जाता है कहीं कहीं पर का, उसको कहते हैं मेनिंगाइटिस, ओके। और क्या, निमोनिया, है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वैंक्यूमाइसिन एंड ऑफ्लोक्सिन अदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और द एंटीबायोटिक डाइसाइडराइन इज सपोज टू बी टॉक्सिक टू सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। मतलब डाइसाइडराइन क्या है, मतलब कैंसर सेल्स के लिए, कैंसर वाले बैक्टीरियाज के लिए क्या है, कार्सिनोजेंस के लिए थोड़े से खतरनाक है, ओके। ऑन्कोजीन्स, कैंसर सेल्स का असली नाम है ऑन्कोजीन्स। आप लोग ये 12th के बायोलॉजी में पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में। अब आके देखते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल्स है जो या तो बैक्टीरियाज को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को या तो किल कर देते हैं या तो फिर उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीसेप्टिक्स क्या होता है। एंटीसेप्टिक जो है उनमें 0.2% फेनॉल होता है, ओके, 0.2% फेनॉल होता है। वाइल एंड डिसइंफेक्टेंट्स में कितना परसेंट फिनॉल होता है, 1% फिनॉल होता है, ठीक है। मतलब ये इन दोनों में एक अलग डिफरेंस है, ठीक है। और एंटीसेप्टिक क्या होता है, लिविंग सेल्स पे लगाया जा सकता है। और वाइल डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, लिविंग टिश्यूज़ के लिए खतरनाक है, जैसे हार्पिक, ठीक है। हार्पिक क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल तो कर सकता है बट आप उसको लिविंग टिश्यू सेल पे नहीं लगा सकते हो। एग्जांपल देख लीजिए एंटीसेप्टिक का, क्या है, फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन आपको हर जगह यूज़ होता है, ठीक है, मतलब आपको जल गया वहाँ भी सोफ्रामाइसिन लगेगा, आपका कट गया, छिल गया, दैट इज़ सोफ्रामाइसिन, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है, ठीक है वो। और देखिए डेटॉल, डेटॉल का मिक्सचर से बहुत क्वेश्चन आता है। डेटॉल किस किस चीज़ का मिक्सचर है, क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल, ठीक है। और सोप्स में क्या होता है, बेथ आयोनल, ये इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सोप्स में कौन सा केमिकल होता है, दैट इज बेथ आयोनल, ठीक है। और देखिए कुछ एंटीसेप्टिक्स के बारे में कहा गया है कि आप आयोडीन के सॉल्यूशन को 2 से 3% जो सॉल्यूशन आयोडीन का किस में, अल्कोहलिक वाटर में मिक्स करने से क्या बनता है, वो भी एक तरह का एंटीसेप्टिक बनाता है, ठीक है। कि मतलब 2 से 3% आयोडीन वाटर में मिक्स करेंगे, कौन से वाटर में, अल्कोहलिक वाटर में, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स, मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में बता रहा। और आयोडोफॉर्म भी एक एंटीसेप्टिक है, किसके लिए, वुंड्स के लिए, चोट के लिए, ओके। बोरिक एसिड अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो वो हमारे आँखों के लिए एक एंटीसेप्टिक हो सकता है कि आँखों में डालते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू डिसइंफेक्टेंट्स, तो डिसइंफेक्टेंट्स इनएक्टिमेट ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है, लगाया जा सके, मतलब जो जिंदा नहीं है, जैसे क्या, फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, क्लीनिंग, स्टेरलाइजेशन, दैट आर यूज डन विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। उनमें क्या होता है कि 1% तक फेनॉल होता है डिसइंफेक्टेंट्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंटीसेप्टिक में क्या होता है, यहाँ पर भी लिखा है 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल होता है एंटीसेप्टिक में। और इसमें डिसइंफेक्टेंट्स में कितना होता है, 1% सॉल्यूशन, ठीक है।
क्लोरीन इसमें कितना होता है 0.2 से 0.4 ppm, ऐसे ही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र भी इसमें बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, दैट आर नोन एज व्हाट्स डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, अब आइए देखिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में आपको कह सकते हैं कि एंटी प्रेगनेंसी ड्रग्स, प्रेगनेंसीज को रोकता है। ठीक है, तो जैसे आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कह सकते हैं कि मतलब प्रेगनेंसीज़ को, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को रोकता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बर्थ कंट्रोल पिल्स, जैसे कि अनवांटेड 42, है ना। उसमें क्या होता है ना कि प्रोजेस्टेरॉन होता है या फिर कुछ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। तो कुछ पूछा जाएगा कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो आप बताइएगा कि कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन को, ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, नोरथेंड्रॉन, मतलब उसका दवा का नाम है। ठीक है, तो मतलब ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के द्वारा नाम पे यूज़ किया जाता है। ओके, द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बिल्कुल साथ में यूज़ करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में, उसके कुछ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इज इथाइनाइलेज डायस्ट्रॉल, है ना। ये सब दवा के नाम है, नोवोलेस्ट्रॉल, स्लीपिंग पिल्स, ये भी करेंगे। अब देखिए केमिकल्स इन फूड। फूड में क्या क्या से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। फूड में हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ कर सकते हैं। फूड में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन से वो बचा रहे, ताकि फूड कंटामिनेट ना हो, है ना। प्रेजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, या फिर न्यूट्रल सप्लीमेंट्स भी डाल सकते हैं। क्या मिनरल्स एडेड होता है ना, कि आप टेट्रा पैक लेते हो तो उसमें बोला जाता है कि इतना विटामिन B12 एडेड है, या फिर अमाइनो एसिड भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनके लिए कहा जाता है कि आप मीठा मत छोड़ो। ठीक है, कि मतलब शुगर तो छोड़ दो, बट आपको बिल्कुल ये शुगर वाला टेस्ट देता है। ठीक है, तो दैट आर नोन एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, मतलब नो कैलोरी शुगर। ठीक है, उनमें क्या आता है, क्या कह सकते हैं, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। ठीक है, सैक्कारिन होता है। ठीक है, तो मतलब पहला सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है कौन सा, ऑर्थोसल्फोनबेंजामाइड, जिसको कहते हैं क्या, सैक्कारिन। ठीक है, तो मतलब ये 1879 से चलता आ रहा है ना। जैसे हमारे इंडिया के शेफ़ है कुणाल कपूर, वो भी कहते हैं क्या कि मीठा खाइए लेकिन शुगर फ्री खाइए। ठीक है, ऐड में आप लोग देखे होंगे कि ये जो है शुगर से 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर है, बट और ये क्या करता है ना कि हमारे बॉडी में आता है, और बट इसकी कैलोरी जो है, आपको मीठा लगेगा सब कुछ बिल्कुल सेम, बट इसकी कैलोरी जो है आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक वरदान है जिनको मीठा पसंद है। तो आगे देखिए, 4 तरह के टोटल स्वीटनिंग एजेंट्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ आस्पर्टेम, सेकंड वन इज़ साकरिन, थर्ड वन इज़ सुक्रालोज एंड फोर्थ वन इज़ एलिटेम। ओके, तो देखिए एस्पर्टेम जो है, ये आपको याद कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं पूछा जाता है। एस्पर्टेम आपको कोल्ड फूड में यूज़ होता है, कि ठंडे खाने में ही यूज़ होता है एस्पर्टेम। एस्पर्टेम जो है ना, उसमें कुछ प्रोटीन से बना जाता है, तो वो क्या होता है कि अगर आप उसको हीट करोगे तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके, कुछ आपको पता ही होगा, प्रोटीन को अगर हीट करते तो वो डीनेचर हो जाता है ना। तो एस्पर्टेम बिल्कुल कोल्ड फूड में यूज़ होता है। अब दूसरा आता है क्या, सैक्करिन। सैक्करिन जो है वही जो मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका ऑफिशियल नाम क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। आपको पढ़ाया था मैंने अभी, है ना, सैक्करिन के बारे में। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड ये 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर होता है, और इसकी कैलोरीज जो है हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं होती। तीसरा क्या है, सुक्रालोज। ये है आपको ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेबल होता है, चाहे आप उसको ठंडे खाने में डालो, चाहे आप उसको गर्म खाने में डालो। ठीक है, सुक्रालोज ये 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है, बट डेली यूज़ के लिए हम लोग इस सैकरिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू एलिटेम। एलिटेम आपको इतना ज़्यादा मीठा होता है, ये देखिए 2000 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर। तो क्या ना, हम उसको उसके स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, मतलब कि वो उसमें आप थोड़ा सा भी डालोगे ना तो फिर वो इतना ज़्यादा मीठा हो जाता है कि बोलोगे कि नहीं हम बिना चीनी का ही खा लेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा मीठा नहीं खा पाएंगे। तो एलिटेम के स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इस वजह से वो जनरली यूज़ नहीं होता। अभी तक देखिए सबसे ज़्यादा
मतलब सक्सेसफुल है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में क्या एस्पर्टेम होता है, जो कि 100 टाइम्स स्वीटर एज केन शुगर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि बस ठंडे ड्रिंक्स में यूज़ होता है, जैसे कोल्ड फूड्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, और कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल हो जाता है। ओके, इसका मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम प्रोटीन होता है, इस वजह से डीनेचर हो जाता है ना। मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, एलिटेम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है स्वीटनर के, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इस वजह से इसको जो है इस मतलब एस्पर्टेम से ज़्यादा स्टेबल, इसका स्वीटनेस हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ओके, सुक्रालोज क्या होता है, ट्राइक्लोराइड डेरिवेटिव है सुक्रोज का, ये बिल्कुल शुगर की तरह ही लगता है ना, और कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, बट हम लोग यूज़ करते हैं क्या ज़्यादातर सैक्करीन। ओके, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। अब आइए देखिए फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब जैसे कि हम लोग खाना को रखना है तो खाना ख़राब ना हो, तो क्या करते हैं वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल्स डालते हैं, टेबल सॉल्ट का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं, C6H5C O N A सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। मतलब आप लोग सुने ही होंगे कि पुराने ज़माने में भी किसी भी चीज़ को अगर बचाना होता था तो उसमें हम लोग मसाला लगाते थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उसी टाइप का कि उसमें कोई बैक्टीरियाज का ग्रोथ ना हो, तो उस वजह से वहाँ पर टेबल सॉल्ट या फिर शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। दैट आर नोन एज फूड प्रिजर्वेटिव, बस प्रिजर्वेटिव हो, ख़राब ना हो। और क्या, सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, उसको भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी गो फॉरवर्ड टू क्लीनिंग एजेंट। ओके, तो क्लीनिंग एजेंट मतलब किसी भी चीज़ को पानी के साथ मिला करके अगर वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाए, दैट आर नोन एज व्हाट, क्लीनिंग एजेंट, मतलब इम्प्रूव कर दे वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं, क्लीनिंग एजेंट, है ना। तो क्लीनिंग एजेंट आज के हम लोग के डे टू डे लाइफ में कितने हैं, दो हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहला है हमारा सोप्स, ठीक है। अब सोप्स में हम देखें तो क्या होता है कि ग्लाइसराइल ईस्टर होता है स्टीरिक फैट का, मतलब फैटी एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जा कर के सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करता है, दैट इज़ दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो फिर क्या बनाता है, सोडियम स्टीरेट और ग्लाइसेरॉल या ग्लाइसरीन, यही हमारा बनता है क्या, सोप। यहाँ पर ये माइनस प्लस होता है, मतलब C पर माइनस चार्ज होता है एंड यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। सोप्स डिटर्जेंट्स के तरह ही है, तो मतलब कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है, क्यों, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। उसमें क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होता है, लॉन्ग चेन का फैटी एसिड्स का, ठीक है। स्टेरिक भी हो सकता है, ओलिक भी हो सकता है, पामेटिक भी हो सकता है। स्टेरिक देखिए, आप ऊपर देखिए स्टेरिक था, है ना। स्टेरिक एसिड जैसे C17H35 स्टेरिक एसिड होता है, अगर यहाँ पर C15H33 होता तो वो होता है क्या, हमारा पाल्मेटिक, ठीक है, ग्लाइसिल एसिड ऑफ पाल्मेटिक एसिड, फैटी एसिड के साथ बस NOH बॉन्ड बनाता है एंड देन हमारा सोप बन जाता है, तैयार हो जाता है। ओके, देखिए दिस इज आवर सोप, दिस वन। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, दो टाइप्स ऑफ सोप कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, तो देखिए आप लोग एक ट्रांसपेरेंट सोप भी देखे होंगे, है ना, कि जैसे कि वो सोप जिसको मतलब आर पार देख सकते हैं, जैसे कि नाम सुना होगा आपने पियर्स, या फिर लेवल 500, है ना, वाइल्ड स्टोन के भी आते हैं। तो वो बनते कैसे हैं, तो ट्रांसपेरेंट सोप को ना, मीन्स उस सोप को इथेनॉल में डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, मीन्स इथेनॉल में उनको डिज़ोल्व किया जाता है और फिर उनके एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को एवापोरेट कर दिया जाता है, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और देखिए एक आता है क्या, मेडिकेटेड सोप्स, ठीक है, मतलब मेडिसिनल वैल्यू उसमें कुछ ऐड करते हैं, डिओडोरेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, मेडिकेटेड सोप होता है वो, ठीक है। और शेविंग सोप में ज़्यादा ग्लाइसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। क्या होता है कि वहाँ पर जो रैपिड ड्राइंग जो होता है, मतलब जल्दी से सूखता नहीं है, बिल्कुल चिकना सा रहता है, तो फिर ना बिल्कुल उसका लेदर वैसा रहता है, तो इस वजह से शेविंग सोप में ग्लाइसरॉल रहता है ताकि वो जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है। और लॉन्ड्री सोप में क्या होता है, सोडियम रोजिनेट और सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। ये बस ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट्स ऑफ मेल्टेड सोप इनटू अ कूल सिलेंडर, मतलब सोप चिप, पेपर सोप आप सुने होंगे,
ठीक है। वो क्या करता है कि बिल्कुल साबुन को पिघला करके बहाता है किसी ठंडे सिलेंडर से, और फिर वो उन सोप्स को मतलब छोटे छोटे टी पीसेज में स्क्रैप करता है और फिर उनको सुखा दिया जाता है और फिर पैक कर दिया जाता है। सोप पाउडर, सोप पेपर, सोप आप सुने होंगे। तो सोप जो है हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करता, ठीक है। तो सोप क्या करता है ना, हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट्स आ जाते हैं, है ना। मैग्नीशियम या कैल्शियम प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर का जो सोप का हमारा Na है, तो ये जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का साथ Cl2 रहता है, तो बेचारा ये जो सोप का Na है वो रिएक्शन के बाद NaCl बना लेता है, ठीक है। और ये जो सोप बनने वाला था, ये जो सोप हमारा है, तो वो क्या हो जाता है, कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और फिर यही इसी को कहते हैं क्या, कि स्कम बना लेता है वाटर में, ठीक है। मतलब वाटर पता चल जाता है कि हार्ड वाटर है ना, स्कम। तो इस वजह से अगर हमको पता करना है कि वाटर कहीं का हार्ड है या फिर सॉफ्ट वाटर है, तो फिर हमको सोप्स को यूज़ करना। अगर वहाँ पर स्कम फॉर प्रोड्यूसर है बिल्कुल वाइट वाइट सा, तो फिर वो हार्ड वाटर है, तो वहाँ पर सोप अच्छे से काम नहीं करेगा। उसमें क्या काम करता है, डिटर्जेंट, ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब आ ही गया नाम उसका। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन शो करता है जिसमें सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं सोप के, ठीक है। और लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है आपको एसिड में भी काम करता है, एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, ये आपको हार्ड वाटर में भी काम करता है। देखिए लिखा है सॉफ्ट हार्ड वाटर, ठीक है। और कोल्ड वाटर में भी यूज़ होता है, या फिर एसिडिक मीडियम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट को। देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप्स के होते हैं, दैट आर वन व्हाट, अनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयन अनायोनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो आयोनिक अनायोनिक डिटर्जेंट हो सकता है क्या, कि जैसे हम नॉर्मल घर के यूज़ में यूज़ करते हैं, मतलब घर के सारे कामों में यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज अनायोनिक डिटर्जेंट। तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग अल्कोहलिक चेल्स होता है या फिर हाइड्रोकार्बन्स होता है, उनको ट्रीट किया जाता है किससे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और फिर उनको न्यूट्रलाइज कराया जाता है अल्कली से, मतलब बेसिक मीडियम से। बनता है फिर क्या, अनायोनिक डिटर्जेंट, मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो फिर देखिए इसका एग्जांपल दिया, डोडेसाइल बेंजेन, डोडेसाइल बेंजोनो सल्फोनिक एसिड, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये सब किसके एग्जांपल्स है, अनायोनिक डिटर्जेंट्स के, ठीक है। देखिए लिखा गया अनायोनिक डिटर्जेंट कहाँ यूज़ होता है, हाउस होल्ड वर्क में, ठीक है। और इसको टूथपेस्ट में भी यूज़ हो सकता है। अब आते हैं कटायोनिक डिटर्जेंट, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो डिटर्जेंट, है ना, ठीक है। तो फिर वो कैसे बनता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स अमोइन को ट्रीट किया जाता है किससे, एसीटेट से, क्लोराइड से या ब्रोमाइड से, ठीक है, अनायन से। तो फिर बनता है क्या, कटायनिक डिटर्जेंट। कटायनिक डिटर्जेंट का एक नाम है क्या, सिट्रिल मिथाइलिन अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक पॉपुलर कटायनिक डिटर्जेंट है, ये हेयर कंडीशनर्स में यूज़ होता है, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड इन नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो फिर नॉन आयोनिक डिटर्जेंट में कोई आयन नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपको, कि डिश वॉशर में यूज़ होता है। जैसे कि डिश वॉशर समझ रहे हो, कि मतलब कोई डिटर्जेंट नहीं है जिसमें एसिड रिएक्ट करता। नॉन आयोनिक डोंट कंटेन आयरन दी कंस्ट्रक्शन, मतलब उनके कंस्टिट्यूशन में कोई भी आयरन नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल देखिए एसिटिक एसिड है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये बन गया हमारा क्या, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, ये आपको डिश वॉशर्स में यूज़ होता है, ठीक है। लिक्विड डिश वॉशिंग एजेंट्स आर नॉन आयोनिक टाइप, है ना। देखिए मेन प्रॉब्लम है हाइड्रोकार्बन का, कि जो बहुत ज़्यादा वो हाईली ब्रांच्ड होते हैं इन डिटर्जेंट्स का, प्रॉब्लम यही है। तो इस वजह से ना बैक्टीरियाज इनको डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कौन, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो इस वजह से, इसकी वजह से बहुत सारे रिवर्स, पॉन्ड्स, एस्टुअरीज बहुत ज़्यादा पल्यूटेड होते हैं, और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद भी फोम बनाते हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लहरों में। तो इस वजह से पानी गंदा हो रहा है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होता है, तो इस वजह से ना बैक्टीरियाज इसको डिग्रेड नहीं कर पाते, और इससे क्या बनता है, रिवर्स पॉन्ड्स में स्कम बनता है या फिर फोम बनता है, ओके।
So this was all about this chapter. In the next video we will discuss about some questions and important questions of this chapter. So thank you for being there.